नमस्ते। इस कालांश में हम संधि के साथ ही उपस्थित हैं। एकादश वर्ग के छात्रों का इस कालांश में स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि देखी, अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे। तो व्यंजन संधि के विषय में पहले ही हम विमर्श कर चुके हैं कि व्यंजन वर्ण क से लेकर ह तक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों के बाद स्वर अथवा व्यंजन कोई भी वर्ण आते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि के प्रकार, भेद, उनकी परिभाषा, उदाहरण हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि, व्यंजन वर्णों में हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। सबसे पहले अनुस्वार। अनुस्वार किसको कहते हैं? किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु जैसा जो होता है अनुस्वार होता है। तो म हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है। बस इतनी सी बात जानकारी रखनी है। तो शम में म हलंत, आगे क है व्यंजन वर्ण, तो म हलंत का अनुस्वार हो गया शंकरः। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि क चूंकि वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन वर्गीय व्यंजनों में से कोई भी आए म हलंत के बाद तो उस वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो क है तो क का पांचवा वर्ण ङ हो जाता है शंकरः। ये दोनों प्रयोग सही हैं, शिष्ट हैं, दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। अब दूसरा जस्त्व संधि। क, च, ट, त, प सब वर्ग का प्रथम वर्ण है। यदि इसके बाद कोई स्वर आता है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है या य, र, ल, व, ह आता है, यदि इसमें से कोई वर्ण आता है तो क, च, ट, त, प इस प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है ग, ज, ड, द, ब। षट में ट है, आगे स्वर है आननः आ, तो ट का ड बन गया षडाननः। जगत में त है, आगे र है, इसमें तो र है ही, तो र आने से त का द बन गया जगद्रिपुः षडाननः। ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग देखते हैं। छत्व संधि। छत्व संधि में क्या होता है कि तो या द के बाद तालव्य श आता है, तो त और द दोनों का च बन जाता है और तालव्य श का छ बन जाता है। मत जोड़ शत्रु, मत त हलंत के बाद श आ रहा है तो त का च बन गया और तालव्य श का छ, मत छत्रु। तत् जोड़ श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा। लत्व संधि। लत्व संधि कहते हैं कि यदि त या द के बाद ल आता है तो त और द के स्थान पर भी ल हो जाता है। तत् जोड़ लीनः, त हलंत के बाद ल आया तो इस त का भी ल बन गया तल्लीनः। उत जोड़ लेखः, उल्लेखः, ऐसा। और फिर तुगागम संधि। तुक का आगम हो जाता है इसलिए इसको तुगागम कहते हैं। तो तुक संधि में त हलंत का आगम कहाँ होता है? तो ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ आता है तो दोनों के बीच त हलंत आता है, यही तुक है। और इस त हलंत का च हलंत हो जाता है। जैसे वृक्ष जोड़ छाया, वृक्ष में अ है, ह्रस्व स्वर है, आगे छ आया, बीच में त का च बन गया वृक्ष छाया। ध्यान देना चाहिए। अनु जोड़ छेदः, ह्रस्व उ है, आगे छ है, बीच में च का आना हुआ अनुच्छेदः, विच्छेदः, परिच्छेदः, इस तरह के शब्द बनते हैं तुगागम संधि में। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये व्यंजन संधियाँ व्यंजन वर्णों में हुए परिवर्तन को ही दिखाती हैं।
अब हम लोग विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे। विसर्ग में हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर आता है या व्यंजन आता है, उन दोनों के मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जैसे रामः जोड़ च, विसर्ग के बाद च आया तो च के आने से विसर्ग का तालव्य श बन गया। तो विसर्ग संधि के भेद केवल विसर्ग में हुए परिवर्तन के कारण ही दिखते हैं। विसर्ग का यदि स होता है तो सत्व, विसर्ग का उ होता है तो उत्व, विसर्ग का र होता है तो रत्व, और विसर्ग का लोप हो जाता है तो लोप संधि हो जाती है। अब सत्व में विसर्ग के स्थान पर तालव्य श मूर्धन्य ष दंत्य स। यदि विसर्ग के बाद च छ आता है तो तालव्य श, ट ठ आता है तो मूर्धन्य ष, और त थ आता है तो दंत्य स हो जाता है। यही तालव्य श, मूर्धन्य ष और दंत्य स का होना ही सत्व संधि है। कह जोड़ चित कश्चित, निह जोड़ छलह निश्छलह, मनः जोड़ तापम मनस्तापम, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं सत्व संधि के उदाहरण हैं। कुछ विशेष उदाहरणों को भी देख लेना चाहिए। नमः पुरः तिरः, कारः जोड़ता है, इसमें दंत्य स हो जाता है। नमस्कारः, पुरस्कारः, तिरस्कारः, ऐसा शब्द। निह जोड़ कपट निष्कपट, मूर्धन्य श हो जाता है। निह जोड़ पापम निष्पापम, अर्थात विसर्ग से पहले नि, ई या उ आता है तो मूर्धन्य श हो जाता है। श्रेयः जोड़ करः, श्रेयस्करः, ऐसा शब्द बनता है। अब हम लोग चलते हैं उत्व संधि, विसर्ग के स्थान पर उ। सबसे पहला नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ होता है तो विसर्ग का उ हो जाता है, और अ उ मिलके ओ और परवर्ती बाद का जो अ है वह अवग्रह हो जाता है। अवग्रह कहते हैं जो एस टाइप का लिखा हुआ है। रामः जोड़ अयम, रामोयम, देवः जोड़ अवदत, देवो वदत, इस प्रकार के उदाहरण हमको मिलते हैं। दूसरी तरह की बात है उत्व संधि में ही कि यदि विसर्ग से पहले अ और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह आता है तो विसर्ग का उ और अ उ मिलके ओ हो जाता है। यशः जोड़ दा, यशोदा, मनः जोड़ रथः, मनोरथः, इसके उदाहरण हैं। रत्व संधि, विसर्ग के स्थान पर र होता है तो विसर्ग से पहले शर्त है कि अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो, मतलब ह्रस्वई से अ तक, और उसके बाद कोई स्वर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह आता है तो विसर्ग का र बन जाता है। कविः में विसर्ग से पहले ई है, रविः में ई, वायुः में उ, साधु में भी उ, निह में ई। इस प्रकार सब विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर है, विसर्ग के बाद अ उ व ए ध, ये सब इस नियम के द्वारा घटित होते हैं, इसलिए सबका र बन जाता है। कवि जोड़ अयम कविरयम, रवि जोड़ उदेति रविरुदेति, वायु जोड़ वाति वायुर्वाति, साधु जोड़ एषः साधुरेषः, निह जोड़ धनः निर्धनः। इस प्रकार विसर्ग का रत्व होने से ये रत्व संधि हम लोगों ने देखा। अब विसर्ग का लोप हम लोग देखेंगे। विसर्ग के लोप में सबसे पहले यदि सह और एषः के बाद अ को छोड़कर कोई स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। सह एव, स एव, या एषः जोड़ एव, ऐसा एव, जो यहाँ है। सह वदति, स वदति, एषः वदति, एषा वदति, विसर्ग का लोप सह और एषः के बाद। अब देखते हैं यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है। अतः जोड़ एव, अत एव, नरः जोड़ इव, नर इव, इस प्रकार। यदि विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है।
देवाः आसन् देवा आसन्, जनाः हसन्ति जना हसन्ति, शिष्याः एते शिष्या एते। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये सभी संधि किसी न किसी शर्त से, किसी न किसी नियम से परिवर्तित होते हैं। वर्ण दूसरे वर्ण में परिवर्तित होते हैं, यही परिवर्तन संधि है। अन्यथा यदि परिवर्तन न हो तो संयोग होता है। यहाँ गृह कार्य के लिए कुछ दिए हुए हैं, इसको हम लोग गृह कार्य के रूप में कर लेंगे। धन्यवाद।